नमस्कार 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 साथियों। आज मैं फिर आप लोगों को अनअकैडमी के इस बड़े मंच पर स्वागत करता हूं और एक और वीडियो लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के सामने। बिहार से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे अंतिम चरण की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं साथियों। और आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा बिहार में किसान आंदोलन। अब हम लोग शुरुआत करेंगे गांधी जी का जो आंदोलन था अखिल भारतीय स्तर का। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाया था अखिल भारतीय स्तर का, और वह था असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों आंदोलन में बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा और बिहार के लोगों ने किस प्रकार से गांधी जी का साथ दिया, या बिहार ने इन आंदोलनों में अपनी भूमिका जो है वह किस प्रकार से निर्वहन किया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि इन सभी चैप्टरों से क्वेश्चन जो है प्रत्येक बार बिहार के परीक्षा में बीपीएससी में पूछा जाता है। जो 66वीं परीक्षा होगी हम लोगों की बीपीएससी की, तो उसमें भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा। इसीलिए मैं यह चैप्टर लेकर के आया हूं, और यह है असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका। मैंने यहाँ लिखा है जो 1920 में शुरू हुआ, 1922 में आकर के समाप्त हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ कारण क्या थे। आखिर में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ उसका क्या कारण था। जो केंद्र स्तर पर कारण था वही जो है कारण बिहार में भी था। तो पहले यहां समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर कारण में साथियों यहां होगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। यह हो जाएगा। दूसरा रॉलेट एक्ट। यह हो जाएगा। तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह 1919, यह भी 1919 है। फिर यहां खिलाफत आंदोलन, यह कुछ कारण के रूप में हम लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं साथियों। कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यह कारण जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1919 का अधिनियम भी शामिल किया जाता है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण यह कारण मैंने लिखा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जो है, कोई भी युद्ध होता है आप सभी लोग जानते हैं, युद्ध का परिणाम विनाशकारी ही होता है। विजयी राष्ट्र के लिए भी विनाशकारी, और जो पराजित राष्ट्र होते हैं उनके लिए भी विनाशकारी माना गया है। क्योंकि युद्ध से किसी का लाभ हुआ ही नहीं है। जो विजयी राष्ट्र होते हैं उनके भी बहुत सारे सैनिक हताहत हो जाते हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। विजयी राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। अब पराजित होने वाले तो होते ही हैं, और उनके साथ तो और अमानवीय व्यवहार किया भी जाता है। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विश्व स्तर पर मैं बात कर रहा हूं,
और उसको भारत और बिहार के साथ भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो बेरोजगारी बहुत अधिक उत्पन्न हो गया था, दूसरा व्यापारिक वर्ग भी नाखुश यहाँ हो गया था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गया था, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपना अपना हथियार जो है बना लिया। अचानक युद्ध बंद हुआ तो उसका प्रभाव पड़ गया, अर्थव्यवस्था यहाँ गड़बड़ा जाती है और बहुत सारे शारीरिक और मानवीय कष्ट जो है यहाँ पर झेलना पड़ा। भारत के लोग इसका संपूर्ण जिम्मेवार जो है अंग्रेजी सरकार को मान रहे थे कि इसी के चलते यह सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और भारत के साथ साथ बिहार में जो थे राष्ट्रवादी नेता, जो राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, उन लोगों ने भी इसके लिए अंग्रेजी सरकार को ही जिम्मेवार माना और एक तलाश थी नेतृत्व प्रदान करने वाले की, और वह नेतृत्वकर्ता मिल गया गांधी जी के रूप में। और यह आंदोलन जो है शुरू होता है, जिसका व्यापक प्रभाव बिहार पर पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार दो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, राज्य थे, प्रांत थे। बिहार में भी यह आंदोलन जो है वह चल उठता है साथियों। उसके बाद मैंने लिखा है रॉलेट एक्ट 1919। अब यहां देखिए, सर सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देना या राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर देना। क्यों समाप्त कर देना? तो शक होने के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला करके उसको सजा दे करके जेल में बंद किया जा सकता था, और वह व्यक्ति इसके लिए न कोई वकील कर सकता था, न अपील कर सकता था, न उसका कोई वकील दलील कर सकता था। मतलब यह केवल और केवल राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए लाया गया था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, रॉलेट एक्ट को कहते हैं। इसे काला कानून भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको काला कानून भी कहते हैं। तीसरा, इसे आतंकवाद अपराध अधिनियम भी कहते हैं साथियों। आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गांधी जी इस अधिनियम से काफी क्षुब्ध हो गए कि यह अधिनियम केवल भारतीयों पर लागू है, यह तो भेदभाव जो है वह करता है, यह एंग्लो इंडियन और अंग्रेजों पर यह अधिनियम जो है वह लागू नहीं था। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट के विरोध में यह आंदोलन चलाने की जरूरत महसूस किया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में भी यह आंदोलन अगस्त में ही शुरू हो गया। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड मैंने लिखा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों अमृतसर में यह है, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग है, पार्क के रूप में उस समय था, और यह घटना है 13 अप्रैल। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल मतलब बैसाखी।
यह बैसाखी का त्योहार और यह पंजाबी समुदाय में काफी महत्वपूर्ण त्योहार जो है वह माना गया है। इस दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था। उत्सव का माहौल था, चारों तरफ मेला लगा हुआ था। मेला आप लोग समझते होंगे, अब धीरे धीरे इसकी परंपरा खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी गांव देहात में मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेला का जब आयोजन किया जाता है तो एक अवसर मिलता है घर के महिलाओं बच्चों को कुछ मनोरंजन करने का, घर से बाहर निकलने का, घूमने का एक मौका आप कह सकते हैं। और पहले तो बहुत अधिक मेले का प्रचलन था, लेकिन अब चूंकि मोबाइल आ गया, इंटरनेट की दुनिया आ गई, लोग धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, सिमट गए घरों में, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहा। मेला त्योहार की बात कौन करे। तो उस समय 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मेला का माहौल था, उत्सव का माहौल था और गांव देहात के बहुत सारे लोग भी वहां पहुंच गए थे। तो यह पार्क था, यह जालियांवाला बाग जो देख रहे हैं, यह एक पार्क, खाली स्थान। तो होता क्या है, हम आप भी बचपन में अगर मेला घूमने गए या आप अभी भी गांधी मैदान में दशहरा के समय में जाते हैं मेला घूमने के लिए, तो आदमी थक जाता है तो कहीं बैठने का स्थान खोजता है। आप रेस्टोरेंट में बैठते होंगे, होटल में बैठते होंगे, कुछ लोग जो है वह सड़क के किनारे ही बैठ जाते हैं, कुछ लोग गांधी मैदान में भी आराम करते हैं। तो वही बात वहां पर था, बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग जो है वह जालियांवाला बाग में एकत्रित हो गए थे और उनको नहीं मालूम था कि आज यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसलिए कि यह नाम आएगा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। अंग्रेजी सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो इन्हीं को रिहा कराने के लिए सरकार के विरोध में इस जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सम्मेलन का आयोजन जो है वह किया जा रहा था। लोगों को कुछ भी पता नहीं था और वहां पर कुछ जो है यहाँ क्रांतिकारी नहीं कहेंगे, इसको राष्ट्रवादी कहेंगे। तो इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग, महिलाएं, बच्चे जो है आराम कर रहे थे। इसी समय अमृतसर के 2 अधिकारी थे। देखिए, नाम है माइकल ओडायर, इसमें ओ शब्द लगा, माइकल ओडायर, माइकल आर डायर। तो एक है माइकल ओडायर, एक है माइकल आर डायर। माइकल ओडायर अमृतसर का अधिकारी था और माइकल आर डायर यह सेना का अधिकारी था। जब इसको पता चलता है कि जालियांवाला बाग में कुछ लोग एकत्रित हो गए हैं और वह सम्मेलन या धरना या प्रदर्शन करना चाहते हैं, यह क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और किसको आदेश देता है, इसने इसको आदेश दे दिया माइकल आर डायर को कि जा करके वहां पर कार्रवाई संपन्न करना है, 3 मिनट का समय देना है और 144 धारा जो है वह लगा देना है। साथियों, पहले से लगाया जाता है और लगाना है तो पहले से सूचना दिया जाता है इस धारा को लगाने के लिए, लेकिन ना इसकी कोई सूचना दी गई और
3 मिनट का अगर आप समय देते हैं, उतना बड़ा मैदान था, एक ही रास्ता था निकलने के लिए। हजारों की संख्या में वहां पर लोग थे, नहीं निकल सकते थे। चारदीवारी था, कहीं भाग भी नहीं सकते थे। गेट पर भी यह खड़ा हो गया, अपने सैनिकों के साथ आदेश दे दिया और उसके बाद अंग्रेजी सेना ने फायरिंग शुरू कर दिया। इस हत्यारे ने हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दिया या करा दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। आप अभी भी जाएंगे अमृतसर और जालियांवाला बाग जाएंगे तो कुआं है, उसमें कुआं पूरा भर गया। लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदने लगे, तो उसमें तो और नहीं बच सकते थे। पूरा कुआं जो है लाशों से पट गया। हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसका हत्यारा यह दोनों लोग थे। इसने आदेश दिया, इसने घटना को अंजाम दे दिया। अब यह सरकार का कहना था कि केवल 379 लोगों की ही मृत्यु हुई। मतलब इन लोगों के नजर में 379 भारतीय कोई ज्यादा नहीं थे। एक की भी मृत्यु होती है, हत्या आप करते हैं तो वह हत्या ही कहलाएगा। 1000 की हत्या करते हैं वह भी हत्या ही कहलाएगा। राष्ट्रवादी लेखकों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और सरकारी आंकड़ा के अनुसार 379 व्यक्ति जो थे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गांधी जी इन दोनों कार्यों से, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजी सरकार को इन्होंने शैतानी सरकार कह करके संबोधित किया कि यह शैतानों की सरकार है। और यही वह काल है साथियों, जो आप दो देख रहे हैं 1919, तो यही वह काल है जब गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए। पहले इन्होंने आंदोलन किया था, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया, सफल हो गया। अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया, 18 में सफल हो गया। खेड़ा किसान आंदोलन चलाया 1918 में सफल हो गया। लेकिन वह अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन नहीं था, वह सीमित पैमाने पर किया गया, सीमित लोगों का आंदोलन था। पहली बार अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन इन्होंने चलाने का संकल्प लिया। और कब? जब सक्रिय रूप से राजनीति में 1919 में आए। और सक्रिय रूप से राजनीति में आने का यह 2 प्रमुख कारण था। और इसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और जिसका प्रभाव बिहार में भी दिखलाई पड़ता। एक से एक बढ़कर दिग्गज नेता इस समय बिहार में थे और गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और बिहार में भी असहयोग आंदोलन जो है वह शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जब चारों तरफ आलोचना होने लगा जालियांवाला बाग हत्याकांड का, तो सरकार ने हंटर आयोग का गठन कर दिया। हंटर आयोग कि आप जो है इस कांड का रिपोर्ट दीजिए। मतलब हम लोग सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहते हैं कि किसी भी केस को, किसी भी कांड को या किसी भी घटना का लीपापोती कर देना, बचाने का प्रयास करना। तो कहने के लिए एक आयोग का यहाँ गठन कर दिया गया था, हंटर आयोग का। लेकिन इन लोगों को किसी भी प्रकार का सजा या कोई भी सजा जो है इन लोगों को नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक आयोग का गठन किया था जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था, मोतीलाल नेहरू भी थे कि जांच करके अब यह लोग अपना रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव असहयोग आंदोलन का कारण बना, रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन का कारण बना, जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन का कारण बन जाता है। उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन जो है वह शुरू हो गया। भारतीय स्तर पर जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि वापस कर दिया सरकार को?
या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया सरकार को। रविंद्रनाथ टैगोर भी नाराज हो गए थे, जबकि वो कवि थे, राष्ट्रवादी कवि, और उन्होंने भी यह उपाधि जो सरकार ने दिया था उसको वापस कर दिया कि मैं ऐसी सरकार की उपाधि नहीं ले सकता जो इतनी निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक निर्दोष भारतीयों की हत्या कर देती है। अब इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत, विरोध करना। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन, और दूसरी तरफ कौन था? तुर्की, यह था। और तुर्की में कौन थे? खलीफा, खलीफा थे। खलीफा, खलीफा का मतलब होता है धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के धर्म गुरु। पैगंबर साहब के बाद इन लोगों को स्थान जो है वह दिया गया है। तो ब्रिटेन भारत के मुस्लिमों से सहायता मांगता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, इस संकट के घड़ी में आप लोग हमारी सहायता कीजिए। तो भारत के मुस्लिमों ने यह कहा कि हम लोग आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, आप तो हम लोगों के धर्म गुरु के खिलाफ लड़ रहे हैं, खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम लोग आपका साथ नहीं दे सकते। हम लोग अपने धर्म गुरु के विरुद्ध में कैसे जाएंगे? सही बात भी था। तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय मुस्लिमों को यह समझाने का प्रयास किया और इसमें सफल भी हो गए कि मान लीजिए युद्ध हो रहा है, हम लोग इसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं, तो अगर तुर्की विजयी हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग पराजित हो गए तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग विजयी हो जाते हैं तो हम लोग तुर्की के साथ और आपके खलीफा के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक संधि नहीं करेंगे। अब आप लोग समर्थन कीजिए। तो यहाँ के कुछ मुस्लिमों ने इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे दिया। लेकिन हुआ क्या? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने जैसे जर्मनी के साथ किया था दुर्व्यवहार, जर्मनी को आर्थिक रूप से पंगु बना देना, जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि करना, वैसे पराजित सभी राष्ट्रों के साथ किया गया। तो जैसे ही ब्रिटेन ने तुर्की के साथ इस प्रकार का व्यवहार शुरू किया, भारत में विरोध शुरू हो गया और यहाँ पर 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है वह शुरू हो जाता है। और यह खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को आधार प्रदान कर दिया। साथियों, खिलाफत आंदोलन जब शुरू किया गया तो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन यहाँ पर किया। इनका कथन है, ऐसा अवसर आगामी 100 वर्षों तक नहीं आएगा। कैसा अवसर? हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का अवसर, हिंदू और मुस्लिम के बीच समानता का अवसर। यही अवसर है कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं और एक हो करके अंग्रेजी सरकार का विरोध करें। तो यह खिलाफत आंदोलन भी साथियों असहयोग आंदोलन का कारण बन गया। बिहार में भी खिलाफत आंदोलन को संचालित किया गया था और इसका प्रभाव बिहार में असहयोग आंदोलन पर भी दिखलाई पड़ता है। तो कारण के रूप में यह हम लोग देख रहे हैं, यह खिलाफत आंदोलन आगे चल करके असहयोग आंदोलन में भी मिल जाता है। और 1924 में जब तुर्की
में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने तुर्की का आधुनिकीकरण कर दिया, और जब आधुनिकीकरण किया तो उसने खलीफा का यह जो पद आप देख रहे हैं इसको समाप्त कर दिया। तो यह आंदोलन 1924 में जाकर के स्वतः ही समाप्त हो गया। तो यही कारण था, और इसी कारण के बदौलत अखिल भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में भी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब सभी लोगों ने गांधी जी को अपना समर्थन दे दिया कि हम लोग आपके नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश और बिहार में इस आंदोलन ने पूर्ण को अपने आगोश में ले लिया, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। और बिहार के बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो उसी की अब हम लोग चर्चा करेंगे। कारण आप लोगों ने यहाँ देख लिया। अब कारण के बाद प्रारंभ एवं विकास की चर्चा हम लोग करेंगे। जो बिहार में प्रारंभ हुआ, इसका कैसे विकास हुआ और किस प्रकार से यह 1922 में आकर के समाप्त हो गया। अब यहां प्रारंभ एवं विकास, यह पॉइंट है। तो देखिए, केंद्र स्तर पर 1 अगस्त 1920 में यह शुरू हुआ। तिलक की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की, तो 2 मिनट के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद यह आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसी में अगस्त 1920, यह 1920 में अगस्त में ही 18 से 29 अगस्त माना जाता है। 18 से 29 अगस्त के बीच में यहां पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां सम्मेलन था। यह 12वां सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में किया गया। परीक्षा में पूछ दे तो आंसर दीजिएगा। भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन अगस्त 1920 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अध्यक्ष पूछा जा सकता है। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू भी कहा जाता है, देश रत्न भी कहा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इन्हीं के अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में किया गया, और यह नाम आएगा धरणीधर प्रसाद। दरभंगा के थे, दरभंगा। इन्होंने इस आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
परीक्षा में पूछे कि बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो धरणीधर बाबू ने प्रस्तुत किया था। धरणीधर प्रसाद इनको कहते हैं और इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। अनुमोदित किया मतलब समर्थन किया तो वह है गोरख प्रसाद। गोरख प्रसाद यह कहाँ के थे? मोतिहारी। और मुंगेर के मोहम्मद जुबैर हुसैन, इन लोगों ने इसको अनुमोदित कर दिया और यहीं से बिहार में भी असहयोग आंदोलन जो है वह शुरू हो जाता है। अब बिहार में असहयोग आंदोलन जो है वह शुरू हो गया। देखते देखते बिहार के कई क्षेत्रों में साथियों यह फैल जाता है। अब इसी में से पूछा जाता है क्षेत्र विशेष का क्वेश्चन जो है वह बना करके। अब यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है। तो देखिए विभिन्न क्षेत्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आंदोलन जो है वह शुरू हो गया और यह फैल गया, फैलने लगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर कुछ नेताओं का नाम आएगा और उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, स्कूल छोड़ दिया, वकालत का पेशा छोड़ दिया। इस प्रकार के कार्य जो है वह संपन्न किया गया। लेकिन इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या था तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन का बिहार में किस प्रकार का कार्यक्रम था। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं कार्यक्रम। दो प्रकार का था, एक था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा नकारात्मक। यही दो कार्यक्रम थे, यह केंद्र स्तर पर भी थे और बिहार में भी थे। रचनात्मक कार्यक्रम, नकारात्मक कार्यक्रम। अब इसमें रचनात्मक कार्यक्रम में क्या शामिल था तो रचनात्मक कार्यक्रम में तिलक स्वराज फंड की स्थापना करना तिलक की स्मृति में, और केंद्र स्तर पर उसमें 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, चरखा चला करके सूत काटना, कांग्रेस का जो मेंबरशिप चार्ज लगता था 1 रुपए से घटा करके 25 पैसा कर देना, 1 करोड़ कांग्रेस नया सदस्य बनाना, कांग्रेस को गांव गांव तक पहुंचाना। तो यह सब इस रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया गया था। नकारात्मक में क्या था? कॉलेज, स्कूल आदि का बहिष्कार करना, सरकारी कार्यालय का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, मदिरा और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, यह सब इस नकारात्मक कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और इसी दो कार्यक्रम को अपना करके बिहार में असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया। अब यहां से एक पॉइंट बनेगा, केंद्र स्तर पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था, तो बिहार में भी किया गया साथियों। बिहार में भी तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज फंड या कोष। पूछ देगा
कि बिहार में तिलक स्वराज कोष किसकी देखरेख में स्थापित किया गया था या इसके संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक थे श्री कृष्ण सिंह। तो यह बिहार से संबंधित श्री कृष्ण सिंह तिलक स्वराज कोष के संयोजक थे। यह आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन की शुरुआत हो गई, तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न नेताओं ने कौन कौन से कार्य को संपन्न किया था, अब हम लोग उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको मिटा करके हमको आगे बढ़ना है। साथियों, यह नाम जो है वह परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। सम्मेलन में अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया? धरणीधर प्रसाद। अनुमोदन किन लोगों ने किया? तो यह 2 लोगों ने अनुमोदन कर दिया। तिलक स्वराज कोष के संयोजक कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए, जो परीक्षा में कुछ प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुछ नाम आएगा और उसी नाम में से निकाल करके पूछ दिया जाता है कि विधान परिषद में जो चुनाव होने वाली थी उसमें से उम्मीदवारी में से नाम किसने वापस ले लिया। तो बिहार की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ आप देखिए, नाम यहाँ आएगा राजेंद्र प्रसाद। मजहरुल हक, मजहरुल, मौलाना मजहरुल हक। यहाँ डॉक्टर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद, प्रसाद। गोरख प्रसाद, प्रसाद इसमें ज्यादा है तो नाम आपसे ऐसे ही याद हो जाएगा। धरणीधर, यह लोग जो थे, इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा किसने परिषद के चुनाव से, परिषद के चुनाव से उम्मीदवारी वापस लिया। गांधी जी ने आह्वान किया था कि सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसा, इन सभी चीजों का बहिष्कार करना है। विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला था उसका भी बहिष्कार करना है। तो यह लोग अपनी उम्मीदवारी जो है वह वापस ले लेते हैं। तो इन लोगों ने तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। कुछ लोगों ने अपनी वकालत का पेशा छोड़ दिया गांधी जी के आह्वान पर। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र में तो एक से बढ़कर एक लोग थे। जिसे सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की परीक्षा पास किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जेल चले गए थे। तो वह केंद्र स्तर की बात है। बिहार में अगर हम लोग फिर यहाँ देखें तो यहाँ नाम आएगा, देखिए, मोहम्मद जुबैर हुसैन। फिर नाम आएगा, काफी चर्चित नाम है यह, मोहम्मद जुबैर हुसैन। अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, दीप नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इन लोगों ने, यह जो नाम आप
छोड़ दिया, अलग अलग चीज है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन बीपीएससी में कुछ जा करके कठिन हो जाता है, जो पूछता है बार बार। तो वकालत का पेशा छोड़ दिया, वकालत पेशा त्याग दिया। कोई नाम इसमें से रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यह याद रहेगा, तभी आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने, राष्ट्रवादियों ने सरकारी कॉलेज स्कूल आदि का बहिष्कार किया, और इसमें सबसे चर्चित नाम है जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है, और वह है जयप्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण। इन्होंने क्या किया कि सरकारी कॉलेज से अपना नाम वापस लिया और राष्ट्रीय कॉलेज में दाखिला लिया। मतलब इनकी भी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है, और राष्ट्रीय आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन इनके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि उस आंदोलन में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इसलिए किया था कि भूमिगत रह करके आंदोलन को संचालित किया था। तो यह सरकारी कॉलेज से अपना नाम कटा लेते हैं, और राष्ट्रीय कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन जो है वह करा दिया। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए तय क्या हुआ। रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम तो हो ही रहा था। अब यह जब आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी काफी लोकप्रिय और हो गए, क्योंकि गांधी जी ने भी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया था, काफी लोकप्रिय हो गए, तो इसमें फूट डालने के लिए या इस आंदोलन में ठहराव लाने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स, यहाँ आएगा नाम प्रिंस प्रिंस ऑफ वेल्स को ब्रिटेन की सरकार भारत भेजती है समझाने बुझाने के लिए या इस आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए। जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार आगमन होता है, पटना आगमन होता है, सभी जगह इनका विरोध किया गया, काले झंडे से इनका स्वागत किया गया। 1921 में यह आए थे और संपूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों ने बिहार की तरफ से इनका बहिष्कार जो है वह किया था। अब साथियों, अब इसमें गांधी जी ने आह्वान कर दिया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जो भी हो उसका परित्याग कर देना है। पढ़ाई तो रोका नहीं जा सकता था, परित्याग भले ही कर दिया गया, लेकिन उसके लिए यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था जो है वह किया जाने लगा। पूरे भारत स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, तो बिहार में भी उस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वह किया गया। और क्या व्यवस्था था, तो आप यहाँ देखिए, राष्ट्रीय कॉलेज यहाँ लिख रहे हैं, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई 1921 में, और इस कॉलेज के प्रथम प्राचार्य जो हैं किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इन्हीं को प्रथम प्राचार्य बनाया गया। अब यह आह्वान किया गया कि आप सरकारी कॉलेज को छोड़ें और इस राष्ट्रीय कॉलेज में आकर के अपना नामांकन पढ़ाएं। आपकी पढ़ाई जो है वह नहीं रुकेगी और आपको शिक्षा दीक्षा जैसे पहले दिया जाता था
अब स्वदेशी शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा, वह भी उससे बेहतर ढंग से। तो यह आपको पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना यह पटना में हुआ था और इसके प्रथम प्राचार्य जो है वह कौन बने थे। देखिए, यह ऐसा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, कि गांधी जी पुनः बिहार आए इस आंदोलन के क्रम में, और गांधी जी 1921 में पटना पहुंचते हैं इस राष्ट्रीय कॉलेज का, और इसी राष्ट्रीय कॉलेज परिसर में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना या औपचारिक उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा पटना में किया गया था, इसी के कैंपस में। और इसके प्रथम कुलपति आप यहां देखेंगे, इस बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक इन्हीं को नियुक्त किया गया। मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों पॉइंट यह महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्रीय कॉलेज के प्राचार्य है और यह कुलपति हैं बिहार विद्यापीठ के। अब इसकी स्थापना हो गई तो बिहार में शिक्षा दीक्षा का कार्य में और तेजी आ जाता है। साथियों, अब यहाँ पर आंदोलन जो है तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा था, और जब तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति का इनके द्वारा पालन जो है वह किया जाने लगा था, कि हर कीमत पर। अब तो प्रिंस ऑफ वेल्स भी आकर के यहाँ नाकाम हो गए थे, तो हर कीमत पर इस आंदोलन को क्या करना है, अब जो है इस आंदोलन को कुचल देना है। इसमें एक और तथ्य मैं ला करके यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, यह तथ्य आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, और वह है क्या, इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मौलाना मजहरुल हक से। साथियों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम। मौलाना मजहरुल हक के एक मित्र थे, और इस मित्र का नाम था खैरू मियां। खैरू मियां आप यहां देख रहे हैं, खैरू मियां नाम था, और इन्होंने पटना बिहटा रोड के समीप कुछ भूमि जो है अनुदान में दे दिया इनको, अपने मित्र को, मौलाना मजहरुल हक को इस खैरू मियां ने दिया। और उसी जमीन पर मौलाना मजहरुल हक ने किसकी स्थापना कर दिया, सदाकत आश्रम। तो यह तो परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, अभी तक नहीं पूछा गया है कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। और इसी सदाकत आश्रम से अब बिहार में इस आंदोलन को संचालित किया जाने लगा था। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, सदाकत आश्रम, और आपको इसी समय याद हो जाना चाहिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सदाकत आश्रम अभी भी है, धरोहर के रूप में उसको स्थापित किया गया है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। जब अवकाश ग्रहण किया तो उन्होंने निवास स्थली किसको बनाया, सदाकत आश्रम को। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना निवास स्थल बनाया। बाद में
यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय के रूप में भी स्थापित हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय आज भी यह धरोहर के रूप में पटना में देखा जा सकता है। तो यह सदाकत आश्रम से कहानी है जो मौलाना मजहरुल हक और खैरू मियाँ के साथ जो है विशेष करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से यह जुड़ा हुआ है। तो यह परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ दे तो आपको इसी रूप में जवाब जो है वह देना होगा। साथियों, जो क्षेत्र है, चाहे वह सारण का क्षेत्र हो, चंपारण का क्षेत्र हो, भागलपुर हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, मिथिलांचल का एरिया हो, आप दक्षिण बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सभी जगह इस आंदोलन का प्रभाव जो है वह दिखलाई पड़ता है। और बिहार ने इस आंदोलन हम लोग यह कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में इस आंदोलन ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया। मतलब पूरे भारत के संदर्भ में अगर बिहार की तुलना किया जाए तो असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा सहयोग गांधी जी को देने वाला कोई प्रांत था तो वह प्रांत जो है वह बिहार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह आंदोलन अब तेज गति से आगे बढ़ते जा रहा था। वैसे इस पूरे आंदोलन की हम लोग बात करें तो सबसे प्रमुख नेता अगर कौन थे तो इनको नेतृत्व दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह सबसे प्रमुख नेता के रूप में यहाँ पर निकल करके सामने आए थे। मौलाना मजहरुल हक आप यहाँ देख रहे हैं, द मदरलैंड, इनकी पत्रिका का नाम है द मदरलैंड। परीक्षा में यह पूछ सकता है कि द मदरलैंड के संपादक कौन थे। मौलाना मजहरुल हक जो है इसके संपादक थे और इसके माध्यम से इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का मौलाना मजहरुल हक ने प्रचार प्रसार जो है किया था। आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ एवं विकास हम लोगों ने देख लिया, कारण हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, प्रारंभ एवं विकास हम लोगों ने देखा। अब इसी में यहाँ पर एक और पॉइंट आता है परिणाम। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का परिणाम चाहे केंद्र स्तर पर चाहे बिहार स्तर पर तो असफल। यह सफल नहीं हुआ। गांधी जी का कथन था 1 वर्ष में स्वराज। अगर मेरी बात को माना जाए, गांधी जी का कथन था तो 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, मतलब बहुत नजदीक आ गया है स्वतंत्रता, अब उसके गंध से नथुने फटने लगे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह आंदोलन असफल हो गया। या यो कहें कि गांधी जी ने इस आंदोलन को जब चरम उत्कर्ष पर था तो इसको समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया यह तो आप लोग जानते ही होंगे और परीक्षा में भी यह पूछा जाता है, यह तारीख के साथ याद रखना है। जैसे चौरी चौरा कांड, यहां मैं लिख रहा हूं चौरी चौरा। उन्नीस सौ 22। देखिए यह उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरा छोटा सा जगह है, स्टेशन है। उसी स्टेशन के सामने आप जाइएगा तो जिन 23 पुलिसकर्मियों को जीवित जलाया गया था उनका नाम वगैरह और उनके सम्मान में वहां पर धरोहर जो है अभी भी स्थापित है, स्टेशन के ठीक सामने है। साथियों, चौरी चौरा कांड इसको कहते हैं कि उग्र जनता ने पुलिसकर्मियों को
पुलिस थाना में ही घेर करके जीवित जला दिया। भागने का जब प्रयास किए तो उनको आग लगा दिया गया और उसी आग के हवाले जो है उन लोगों को कर दिया गया। गांधी जी इससे बहुत अधिक क्षुब्ध हुए। और देखिए, मैंने कहा कि डेट के साथ याद रखना है, तो यह 5 फरवरी 1922 में यह घटना घटा और गांधी जी इससे बहुत अधिक नाराज हो गए। नाराज कैसे हो गए? उन्होंने कहा, उनका कथन है, यह मेरी हिमालय जैसी महान भूल था। हिमालय के साथ तुलना कर दिए, हिमालय पहाड़, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। और इसलिए नाराज होकर के 5 फरवरी तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जब केंद्र स्तर पर कोई आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो उसका प्रभाव तो क्षेत्र पर पड़ता ही है। और इस प्रकार बिहार में भी यह आंदोलन शिथिल हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर 2-3 तथ्य जोड़ेंगे कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया तो बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के अधिकांश लोग जो थे वह गांधी जी से नाराज हो जाते। उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा, बिहार में भी। जो बिहार में गांधी जी के समर्थक थे, आंख मूंद करके जो उन पर समर्थन किया जा रहा था, बहुत चहेते लोग भी थे, नाराज हो जाते हैं। उसमें कथन भी है, मैं ये कथन यहाँ आप लोगों को बतलाना चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस का कथन है। सुभाष चंद्र बोस काफी नाराज हो गए, निराश हो गए, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस ने केंद्र स्तर पर सिविल सर्विसेज में जो पास किए थे, ज्वाइन किए थे अभी तुरंत, और घर के लोग नहीं चाह रहे थे कि इस्तीफा दें, लेकिन गांधी जी ने एक बार कहा, नौजवानों को आह्वान किया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, घर परिवार का प्रवाह नहीं किया। और गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसलिए नाराज हो गए और यहीं से गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद जो है वह बढ़ जाता है। लास्ट तक यह बढ़ रहा। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तो वहां पर जाकर के कुछ जो है समझौतावादी नीति अपनाया गया था। साथियों, सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, पीछे वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। इस तरह का कथन जो है निकल करके आया। मोतीलाल नेहरू का भी कथन है, वह भी नाराज हो जाते हैं। जब हिमालय के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो कन्याकुमारी के दूसरे गांव को सजा देना कहां तक उचित था। और इसका फायदा क्या हुआ अंग्रेजी सरकार को? कि गांधी जी की लोकप्रियता का ग्राफ अचानक नीचे गिरा। तब अंग्रेजी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 6 साल की सजा दे करके जेल में डाल दिया। इस प्रकार से आंदोलन क्या हो गया? आंदोलन जो है वह असफल हो गया। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भले ही आंदोलन को मैंने समाप्त घोषित कर दिया, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम आपको जारी रखना है। साथियों, रचनात्मक कार्यक्रम को नहीं रोकना है। बीपीएससी में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप देखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने के बाद क्या संदेश दिया था? तो विकल्प में है रचनात्मक कार्यक्रम चालू रखने का, जारी रखने का। यही जो है गांधी जी का संदेश था। अब यहाँ हम लोगों का जो यह समाप्त हो रहा है साथियों, तो परिणाम असफल हो गया। लेकिन इसमें एक लाइन हम लोग क्या जोड़ेंगे? असहयोग आंदोलन भले ही असफल हो गया, लेकिन
इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के मार्ग को तैयार कर दिया। बिहार ने यह दिखलाया कि अब बिहार वासी जो हैं केवल चंपारण तक सीमित नहीं है, केवल दरभंगा तक सीमित नहीं है, गया और बढ़ैया ताल तक सीमित नहीं है। पूरे बिहार की जनता, संपूर्ण बिहार अपने राष्ट्र के साथ है और किसी भी प्रकार का आंदोलन होगा तो बिहार वासी जो हैं अपना बिहार जो है वह निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। और यह करके दिखलाया गया जो हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, तस्वीर जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बिहार प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल में हर मोड़ पर, हर परीक्षा में निश्चित रूप से साथ दिया और 100% सफलता भी प्राप्त किया। तो साथियों, यही आप लोगों का एक और क्लास था, अनअकैडमी का यहाँ क्लास, और यह आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना आप नहीं भूलिए, निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तभी तो यह अन्य लोगों के पास, अन्य विद्यार्थियों के पास पहुंचेगा। उसमें कोई पैसा आपको लगता नहीं है। कम से कम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परीक्षा में आप जाएंगे तो आपको लगेगा, पता लगेगा, चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह बतलाया गया, कि यहाँ से प्रश्न जो है हम लोगों को पूछा गया और उसको आप लोगों ने सही सही बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं अगला वीडियो लेकर के और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका। एक बार पुनः आप लोगों का दिन मंगलमय हो, लक्ष्य को आप प्राप्त करें और उसमें हम लोग जो थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं वह आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।